स्वागत है एक बार फिर द डीके शो पे। आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के एक फेमस इन्फ्लुएंसर से जिनका नाम है काजल श्रीवास। तो देखते रहिए पूरा पॉडकास्ट इस चैनल पे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीके शो। दिस इज दीपेश के नागे एंड यू आर वाचिंग द न्यू एपिसोड ऑफ द डीके शो। हेलो काजल जी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। कैसे हो आप? सभी को मेरा नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं बहुत अच्छी हूँ और डीके शो में आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत अच्छी बात है और होप ये शो बहुत अच्छा रहेगा, एंजॉय करेंगे हम। मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं एक चीज़ बताता हूँ। अभी कुछ वीक्स पहले मैंने अपने फैमिलीज़ के साथ डिस्क्लोज़ किया कि हाँ, मैं काजल जी के साथ पॉडकास्ट करने वाला हूँ। तो बता दो, इतने एक्साइटेड थे सारे लोग, क्योंकि मैं भी शौक में पड़ गया कि आपको कितना लोग जानते हैं। मतलब मेरे जितने फैमिली फ्रेंड्स थे, हम लोग के कलीग्स थे, वो सारे लोग काफ़ी एक्साइटेड थे कि आप हमारे पॉडकास्ट में आने वाले हैं। और वो लोग पहले से बहुत तैयार हैं कि हमारा पॉडकास्ट देखेंगे। सो ग्लैड दैट यू आर हियर। थैंक यू सो मच, ये सब आप ही लोग का प्यार है। मैं बस ये स्टार्ट करने से अपन इससे स्टार्ट करते हैं कि आपने ये करियर चूज कैसे किया? मतलब एज अ इन्फ्लुएंसर, पेरेंट्स भी कई पेरेंट्स होते हैं जो आज के डेट पे तो काफ़ी सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपके जनरेशन में, मेरे जनरेशन में शायद थोड़े कम थे वैसे पेरेंट्स। तो आपके साथ क्या सिनेरियो था? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊँ तो मेरा एक्चुअली ये जॉनर था ही नहीं, कभी बचपन से ये था ही नहीं कि मुझे इस जॉनर पे जाना है, इस फील्ड में जाना है करके। हमारे घर का जो माहौल था वो हमेशा एजुकेशनल फील्ड को लेकर था। कि हमको पढ़ाई करना है और पढ़ाई करके कुछ अच्छा सा प्राइवेट कुछ करना है, जैसे और तो यहाँ का एक नेचर है ना, मतलब पेरेंट्स चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स। हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं था इस फील्ड को लेके। बट आप सभी जानते हैं एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म आया था, मेरे लिए तो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म था। बस उस पे सोचा कि बना के देखते हैं, बनाए, वो वायरल हो गई क्लिप। तो बस जिंदगी वहीं से मोड़ ले ली कि हाँ, इस फील्ड में भी कुछ है, करियर कर सकते हैं करके। बट फिर भी ऐसा नहीं था कि हाँ इसमें फेमस हो गए तो इसी फील्ड में जाना है, फिर भी ऐसा नहीं था। और अभी भी मैं अपना पढ़ाई क्विट नहीं की हूँ। तो अच्छा, हाँ, तो आप अभी भी पढ़ रहे हो? हाँ जी। तो आप किस फील्ड पे पढ़ रहे हो? अभी मेरा बीटेक चल रहा है। अच्छा। हाँ, पहले मैंने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। अच्छा। हाँ, सो सेम टू, आई एम फ्रॉम ट्रिपल ई। मैं ट्रिपल ई से था। हाँ, इंजीनियरिंग किया है मैंने भी। जी। तो आपने मतलब एज अ पैरेलली आपने करियर को साथ लेके चला कि एज अ चल इंटरेस्ट है इसमें, हम लोग करते हैं, ये एक प्लेटफॉर्म हमें मिल गया है और साथ ही साथ। हाँ, ये मेरे लिए सम्मानजनक चीज़ है कि जो पब्लिक ने जो मुझे प्यार दिया है, तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं इस वजह से जानी चाहती हूँ तो क्यों ना मैं इस चीज़ को भी बरकरार रखूँ हमेशा। तो जब तक मैं हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस फील्ड में भी बरकरार रखूँ। और पढ़ाई तो चल रही है, एजुकेशनल चल ही रहा है, और साथ ही साथ मेरा और भी वेरी ओन बिजनेस है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें मैं वर्क करती हूँ। तो तीनों साइड मुझे पैरेलल लेके चलना पड़ता है। बहुत टफ हो जाता है। जी हाँ, जब ये वो प्लेटफॉर्म था और काफ़ी फेमस था इंडिया में, बहुत अच्छा चल रहा था, एक सडन शॉक मिला था, अचानक से वो बंद हो गया था। तो उस समय आपका रिएक्शन क्या था? क्या फीलिंग था? मतलब सच में, मतलब वो एक ऐसा था ना, जो अच्छा ग्रो करे थे, उस पर बहुत लोगों के साथ एक शॉक मिल गया था। लेकिन उससे फिर अपने आप को संभालना और एक नया प्लेटफॉर्म में अपने आप को रेस करके ले जाना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जब उस टाइम जब वो बैन होने वाला था तो न्यूज़ आप लोग सुने ही रहे होंगे कि बैन होने वाला है। तो कहीं ना कहीं मैं प्रिपेयर कर चुकी थी कि नहीं, बैन भी हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है। बट लेकिन एक वो दिल का दुख तो रहता ही है, वो तो ऑब्वियसली था ही। लेकिन फिर भी संभाले खुद को, फिर तुरंत हम इंस्टाग्राम में ग्रैब कर लिए। तो काफ़ी मतलब ऐसा कोई चैलेंज तो फेस करना नहीं पड़ा, जैसे आप इंस्टाग्राम में फिर आ गए। हाँ। और होता है ना कि फिर से एक चीज़ नया शुरुआत हो, फिर से आपको हर वो चीज़, हर वो अपने जो फैंस है, व्यूअर्स है, उन सबको वापस अपने अंदर उस प्लेटफॉर्म में वापस लेके आना, इट्स वन ऑफ द बिग डील, है ना? तो देखो, जब टिकटॉक जब बैन हुआ था ना, तो इंस्टाग्राम में मेरे केवल 5000 फॉलोअर्स थे। अब मुझे ऐसा था कि मेरे कहाँ 7 लाख फॉलोअर्स थे और अभी मैं 5 लाख फॉलोअर से डील कर रही हूँ। अब मुझे ग्रो करना है, वो एक था। बट फिर भी जब जैसे ही बैन हुआ ना, फिर इंस्टाग्राम में भी ग्रो कर लिया अपने आप। अच्छा। मतलब एक ऐसा मान के चलो कि पब्लिक आपको जान चुकी थी। तो मेरे ख्याल से अगर आप नाम बना लियो, आपको मतलब एक इज्जत कमा लियो ना, तो आप जहाँ भी जाओगे पब्लिक आपको ग्रैब कर लेगी।
हाँ, तो ये मेरे तो है। साथ ये मेरी पब्लिक जुड़ी रही, जिसके लिए मैं हमेशा थैंक यू को कहूँगी उनके। काफ़ी बार ऐसा होता है कि फैन फॉलोइंग बढ़ जाता है, लेकिन साथ ही साथ एनिमीज भी कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। हाँ 100 में से एक ना कोई नेगेटिव भी होता है, कभी कभी ट्रोलिंग्स भी होते हैं। जी। इस केस में कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि ये चीज़ों को भी सामना मुझे करना पड़ा हो? वैसे तो ज़्यादा के मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है। हाँ और अगर होता भी है तो मैं ऐसे लोगों को नेगलेक्ट करती हूँ, ध्यान नहीं देती। हाँ क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि पॉजिटिव वे पे फोकस करें अपन। ऐसा हुआ था एक बार बीच में, एक लड़के ने रोस्ट वीडियो बनाया हुआ था। ओके, तो रोस्ट अच्छी बात है, लेकिन आप उस चीज़ को गाली देकर बना रहे हो That's जो not good. कोई नहीं सुन सकता। तो वो चीज़ को मेरे को अच्छा नहीं लगा था, तो फिर मैंने एक मतलब कंप्लेन कर दिया था। ठीक तो है, that's उसको फिर वो शॉर्ट आउट कर दिए थे। तो उन्होंने सॉरी वॉरी बोल के ख़त्म किया था। वैसे ऐसा कुछ हुआ नहीं है मेरे साथ ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें। हाँ। और बाकी जलने वाले तो जलते रहेंगे, अपना काम करना है और निकलना है। और सपोर्ट अगर देखा जाए पेरेंट्स का, तो कितना हद तक आपके साथ था? कब बोल रहे अभी? मतलब जब आप चलो एक इंस्टाग्राम में आप फेमस हो गए थे, हाँ। आप एक सर्टिफाइड समझ लो कि आप एक इन्फ्लुएंसर बन गए थे। हाँ। उसके बाद क्या पेरेंट्स का सपोर्ट था या फिर कुछ इश्यूज थे? पहले तो ऐसा था कि इस फील्ड में जाना ही नहीं था, तो मैं डरती थी अंदर में। उस टाइम 12th में थी, तो मेरे को अलग से डर रहता था कि नहीं मैं ये चीज़ बोलूँगी तो पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे कि नहीं, एल्बम करने देंगे कि नहीं। लेकिन मुझे ये पहचान मिलने के बाद अगर मुझे कहीं पे फ्लैग होस्टिंग के लिए इनवाइट आ रहा है, कहीं बड़े बड़े अच्छे इवेंट पे इनवाइट आ रहा है, तो घर वालों भी सोचे हाँ ये कुछ है, ये फील्ड में कुछ है और इसके अंदर भी वो कुछ बात है। तो फिर वहाँ से सपोर्ट करना स्टार्ट हुआ है और अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ये चीज़ मत करो। कुछ भी ऐसा रहता है कि ये करना है तो हाँ कर, कोई इशू नहीं है। तो सपोर्ट अभी पूरा है। अच्छा, और काफ़ी ऑलमोस्ट 5 ईयर्स से ज़्यादा आपको इस फील्ड पे हो चुका है? नहीं 5 ईयर्स से नहीं हुआ है एक्चुअली। बहुत जल्दी ग्रो करे हो। 3.5-4 साल हुआ है। वाह, 4 साल हुआ है। ठीक है। हर किसी का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहता है और 2 फ्लैग इंसान हमेशा अपने पास रखता है। एक रेड फ्लैग होता है, ग्रीन फ्लैग होता है। तो आपके लिए रेड फ्लैग्स क्या हो सकता है और ग्रीन फ्लैग क्या है? मतलब किसी का कैरेक्टर होता है, कई लोग काफ़ी अंदर शाई होते हैं, किसी को कोई पसंद आता है, कुछ नहीं अच्छा लगता है। तो आपके लिए ऐसे कोई फ्लैग्स आपके लिए कुछ मतलब आपने अपने लाइफ में जोड़ के रखा है कि नहीं मुझे ऐसे लोग से ज़्यादा दूरी बना के रखना है और ग्रीन फ्लैग्स वाले ही ठीक हैं जो मैं उनके एक्सेप्ट कर सकें कि उनके हम अपने फ्रेंड सर्कल में जोड़ सकते हैं? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप हमेशा ऐसे लोगों के से सराउंड हो, ऐसे लोगों के बीच बैठो जो जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। क्योंकि ऐसे लोग जैसे कोई बिजनेसमैन है, आप उनके पास बैठो, जो प्रोफेसर्स है उनके पास आप अपना सराउंड क्लियर रखो। मतलब जिनके पास आपको कुछ ना कुछ सीखने मिले, क्योंकि आप सीखने के लिए हमेशा बचपन में है, मतलब सीखने का कोई सीमा नहीं है। तो हम अपने आप को ऐसे पीपल को अपने आसपास घेर के रखना चाहिए जो हमें कुछ अच्छा रास्ता दिखाए, पॉजिटिव वे पे रास्ता दिखाए। और नेगेटिव क्या बोलूँ, रेड फ्लैग तो रेड फ्लैग होता है यार, आप सब पब्लिक जानती है कौन रेड फ्लैग है। सबके लिए अलग अलग होता है, बट मेरे लिए यही है कि अपने आप को अच्छे पीपल के साथ सराउंड करके रखो। आप भिलाई पे रहते हो? जी। अभी भी? जी। तो अब आपकी इतने फैन फॉलोइंग्स हैं, हाँ। और काफ़ी टफ नहीं होता होगा अगर नॉर्मल मार्केट नॉर्मल लाइफ जीना है, उस पलों को एंजॉय करना है या एक रेस्टोरेंट जाना है, तो ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा होता है आपके साथ कि काफ़ी टफ हो उस जगह जाना एज अ नॉर्मल पीपल? हाँ होता है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है, पब्लिक है, अब उन्हीं से बने हैं तो उन्हीं के पास बनेगा। तो कई बार ही होता है ऐसा कि मार्केट में, जैसे कि एक बार का इंसिडेंट बता रही हूँ आपको। मैं एक इंदिरा मार्केट में थी अपने मम्मी के साथ, करवा चौथ के टाइम शॉपिंग कर रही थी। तो फ्रूट्स ले रही थी ठेले में जो है ना, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे कोई वहाँ का वीडियो बनाया और इंस्टाग्राम में मुझे सेंड कर रहे हैं। अच्छा। कि दीदी हम आपको यहाँ पे देखे। तो मैंने उनसे पूछा कि मिले क्यों नहीं, फिर बोले डर लगता है। तो ऐसे भी लोग हैं जो मिलने से डरते हैं, लेकिन बकायदा हाँ देखते हैं, फॉलो करते, फ़ोटो लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइवेसी भी डिस्टर्ब होती है कि कहीं आप जा रहे हैं और ऐसे फ़ोटोज़ लेके आपको भेज रहे हैं। लेकिन ठीक है, डील कर लेते हैं। आप कनेक्ट कैसे होते अपने फ्रेंड से एज ए इन्फ्लुएंसर?
आपको कनेक्ट भी होना पड़ता होगा अपने फैंस फॉलोइंग से, सो वो कैसे डील करते हो आप? मैं एक तो कमेंट से कनेक्ट होती हूँ। अच्छा। मैं मतलब जैसे कि आज भी मैंने कुछ पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे, तो कुछ कैप्शन लिखी हूँ तो मैं स्टोरी पे डालती हूँ कि आप बताओ आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो एक वो माध्यम है। इंस्टाग्राम में किसी का मैसेज आता है, अर्जेंट मैसेज आता है, तो मैं बहुत जल्दी कनेक्ट होती हूँ। ऐसे मिलना भी हो जाता है, कहीं कहीं गेट टुगेदर हो जाता है, वहाँ पे भी कनेक्ट हो जाते हो, ठीक है। पर कभी और होता है ना कि कभी कभार क्या कई बार हो जाता है कि फैंसी मुसीबत बन जाते हैं, क्योंकि कभी कभार Exactly. बहुत ज़्यादा उनका भी अपना एक मतलब इमोशंस होता है, वो मिलना चाहते हैं, बट आप ऐसे भीड़ में फंस गए। हाँ। काफ़ी मुश्किल होता है लोगों को संभालना। ऐसा कभी कंडीशन आपके साथ आया है? बहुत हुआ है। एक इवेंट था कोरबा में। वो इवेंट में हम गए हुए थे और हम एक तो हम बहुत मुश्किल से स्टेज तक पहुँचे हैं इवेंट के लिए कार से उतर के। सेकंड, हम जब वापस आ रहे थे तो हम निकल ही नहीं पाए वहाँ से। हमको वहाँ पे निकलने में 1 घंटा हो गया था। 1 घंटा हो गया था, मैं कार के अंदर ही हूँ और सब लोग बाहर, फैंस जो भी थे, वो ज़ॉम्बीज़ जैसे ऐसे कार में, मतलब ऐसा डरावना माहौल हो गया था ना कि वो जाने ही नहीं दे रहे हैं। आप गाड़ी भी चला दे रहे हो ना, उनके हाथ पैर दब जा रहे हैं, पर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप रुको, फोटो खिंचा के जाओ। तो ये चीज़ मेरे लिए अच्छा भी है, पॉजिटिव वे में भी देख सकती हूँ, लेकिन नेगेटिव में किसी को कुछ लग गया तो वो मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे कोई भी फैंस को ऐसे नुकसान पहुँचे। तो ये चीज़ अच्छा भी है और बुरा भी है। ऐसी जगह हम फंस जाते हैं कभी कभी जब इवेंट होता है ना, खासकर गांव साइड जब जाते हैं तो, क्योंकि शहर में क्या होता है, हम दिख जाते हैं लोगों को, क्योंकि हमारा जहाँ रहना होता है वहाँ पे पब्लिक डेली देखती रहती है, तो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन गांव में क्या होता है ना, आप कोई आपको दिल से चाहता हो और उनको आप मिल जाए, जैसे मैं अगर किसी की फ़ैन हूँ, अगर वो मुझे दिख जाए तो मैं भी एक्साइटेड हो जाऊँगी ना। तो फैंस का भी वही चीज़ है, तो ये मेरे लिए अच्छा भी है और हैंडल करना तो बहुत मुश्किल है। इसलिए मतलब कभी भी ऐसे एरिया में जाते हैं तो मेरे साथ सारे मेरे भाई लोग बाउंसर बन के जाते हैं। वो ज़रूरी हो जाता है। हाँ। जब आप मतलब अपने डिप्लोमा में कर रहे थे तो कुछ एम लेके चल रहे थे कि नहीं मुझे ये बनना है, या फिर पेरेंट्स रास्ता दिखाते हैं कर रही थी हाँ। तो था कि हाँ भाई इंजीनियर ही बनना है, कुछ अच्छे से मल्टीनेशनल लेवल जाओ, जॉब करना है, यही एक एम था। अच्छा। बट अभी एम कहीं से कहीं चले गए। वही है जो हम चाहते हैं, माइट भी हम जो सोच रहे हो सच ना हो, लेकिन हर ईश्वर बोलते हैं हर चूजे के लिए दाना लिखा हुआ है, वैसे वो सबका डेस्टिनेशन पहले से डिसाइड करके रखते हैं। जी जी। तो शायद वो आपको वहां पहुंचाना चाहता था जहां आप जाना चाहते, मे बी है ना। हाँ। कितना टफ होता है कि आप साथ में एजुकेशन भी ले रहे हो और इस प्लेटफॉर्म को भी संभाल रहे हो, है ना, क्योंकि इसमें भी आपको एफर्ट देना पड़ता होगा और आपका शायद बिजनेस भी है, तो इससे कैसे डील करते हो? एक्चुअली मेरा टाइम शेड्यूल फिक्स रहता है। मतलब हाँ। मैं काफ़ी दिन तक इसमें बहुत उलझ सी गई थी, तो टाइम नहीं दे पाती थी, इधर का ना हो पाती थी ना इधर का हो पाती थी। तो फिर मैंने एक शेड्यूल किया कि नहीं, मुझे हफ्ते में 1 दिन शूट करना है, इतना दिन ये करना है। ये मेरा पूरा फिक्स रहता है कि इस टाइम में मुझे पढ़ाई करना है, इस टाइम में ऑफिस में रहना है, इस टाइम में मुझे वर्क करना है। और इवेंट का भी मुझे ऐसे ही मैनेजमेंट करना पड़ता है कि हाँ इस दिन मुझे इवेंट में जाके यहाँ जाना है, तो एक प्रॉपर शेड्यूल मेरा तैयार रहता है, तो मैनेज हो जाता है। बेसिकली टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, जो इंसान उसके बिना तो इतने मल्टीपल चीज़ें नहीं कर सकता, राइट। तो वो शायद आपकी काफ़ी अच्छी है। जी। आपकी कोई फेवरेट मूवी जिसे आप एप्रिशिएशन लिए होगे, हो सकता है कि आपको देख के उससे एप्रिशिएट होते हो कि नहीं मुझे इस प्रकार काम करना है या इनसे मुझे कुछ सीख मिला है? ऐसे तो बहुत सारी मूवीज़ हैं। जैसे अगर आप नॉर्मल पब्लिक जो रिलेट करती है, जैसे कि आप बोलोगे 3 इडियट्स मूवी है, मर्दानी मूवी है, पीके मूवी में कहीं ना कहीं एक रियलिटी को दिखाया गया है। तो ऐसा कोई फेवरेट मूवी नहीं है, अब तो याद नहीं आ रहा है मेरे को, लेकिन बहुत सारी ऐसी मूवी है जिससे इंस्पायर होते हैं और कुछ सीखने को मिलता है, वो मूवी में ज़रूर देखना पसंद करती हूँ। वैसे तो मूवी में बहुत कम देखती हूँ, पर भी कोई हाँ ठीक है। और कोई फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेसेस जिसे आप शायद उनसे भी आप चाहते हो कि एक बार मिलके काम करें या उनसे बहुत कुछ सीखें?
क्योंकि काफ़ी पता नहीं इंडस्ट्री काम में करना तो पॉसिबल है कि नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे कि मुझे प्रियंका चोपड़ा का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो मुझे बहुत पसंद है। दीपिका पादुकोण जो है उनका वो बहुत गॉर्जियस है वो, मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनसे हर, वैसे तो हमको हर एक्ट्रेस या हर पब्लिक से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, बट पॉसिबल कितना हो पाता है वो मैटर है। तो मैं ज़रूर मिलना चाहूँगी प्रियंका चोपड़ा जी से और दीपिका पादुकोण से। हम ना कभी भी इतने सारे जब काम एक साथ करते हैं ना तो ज़रूर इंसान का एक ना एक इंस्पिरेशन होता है जिसके जैसा वो बनना चाहता है। हाँ। आपका क्या इंस्पिरेशन है? मुझे कैसे बनना है, बस मुझे ग्रीन फ्लैग रहना है। देखते हैं और कैसा, मतलब मैं एक अच्छी इंसान बनी रहूं लोगों के नज़र में, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इंस्पिरेशन, बहुत सारे लोगों से इंस्पिरेशन मिलता है, जैसे कि मुझे मेरे नाना जी से बहुत इंस्पिरेशन मिला कि कैसे एक शिद्दत के साथ रहना चाहिए, किसी को मतलब धोखाधड़ी से नहीं, आप पॉजिटिव वे में आप अपने आप को स्थापित करो। वो छोटे छोटे चीज़ें मुझे बहुत लोगों से सीखने को मिलता है, तो मैं सबको मिला के कंबाइन बनना चाहती हूँ। अब आप एक ऑफिशियल इन्फ्लुएंसर हो और कई बार आपको ब्रांड प्रमोट करना पड़ता होगा, आपको कई सारे ब्रांड्स आपको बुलाते भी होंगे, काफ़ी टफ होगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कैसे एनालाइज करते हो और कैसे उसको समझते हो कि वो ब्रांड फेक नहीं है, जेन्युइन है? बिकॉज ये सबसे बड़ा टर्म्स होता है, कई बार ऐसे होता है कि फेक ब्रांड वाले भी कोशिश करते हैं। तो कोई भी ब्रांड आता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो जैसे कि आपको रिलायंस से आ रहा है, आपको डायरेक्ट मेल आ रहा है, तो आप वो ऑफिशियल रहता है उनका, मतलब उसको मैं कैसे बताऊं, आजकल नेट में सब चीज़ अवेलेबल है। हाँ। तो आप वहाँ से भी आप देख सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, और क्या बोलूँ, बात होती है जेन्युइनिटी, मतलब हाँ, समझ आ जाता है कि कौन सा चीज़ फेक है, क्योंकि 2-3 बार उस बारे में पढ़ने से ना आपको समझ आ जाएगा कि ये फेक है कि असली है करके। क्योंकि आज जब सोशल मीडिया का टाइम है, हाँ, काफ़ी फेक कंपनीज भी होती है जो अप्रोच करती है, कई बार ऐसा होता है। क्योंकि अब इतने टाइम हो गए काम करते हैं तो हम लोग को समझ आ चुका है कि ब्रांड्स का क्या क्या लॉ होते हैं और जो फेक होते हैं उनका क्या रहता है। हाँ। तो इससे भी हम लोग समझ जाते हैं। मैंने इंस्टाग्राम में एक बार आपको गाना गाते सुना था, तो आप ऑफिशियल सिंगर हो या बस शौक है? नहीं, शौक भी नहीं है ना ऑफिशियल सिंगर हूँ, बस पब्लिक ऐसी कभी कभी डिमांड कर देती तो 2 लाइन बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। आपको तो सिंगर बन जाना चाहिए था, आपकी आवाज़ ऐसा लग रहा था। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत गंदा गाती हूँ। अब आपको एज ए इन्फ्लुएंसर जिस फील्ड में आपको हर चीज़ देखना पड़ता होगा अपने बॉडी से लेकर, बिकॉज आपको डाइट मेंटेन करना पड़ सकता है, इधर आपको खाना एक सही टर्म, सही टाइप का, सही क्वांटिटी में लेना पड़ता होगा। तो मेरा ये है कि आप किस प्रकार का खाना पसंद करते हैं? एज अ डाइटिशियन वाला खाना फूड आपको पसंद है, या तो आप बिल्कुल जेन्युइन नॉर्मल जो घर पे खाना मिलता है आपको वो पसंद है, वही खाते हो? आप वो चीज़ कैसे मेंटेन करते हैं? वेरी ऑनेस्ट बताऊँ तो मैं आज तक डाइट फॉलो नहीं की हूँ। अच्छा। लेकिन पब्लिक को फॉर श्योर करना चाहिए, क्योंकि कभी मुझे ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ा कि एकदम प्रॉपर इतना नाप के इतना ग्राम्स ये लो, उतना ग्राम्स प्रोटीन लो, मैंने ये कभी नहीं किया है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ज़रूरत है अब, क्योंकि आगे चल के अभी तो हम यंग एज है तो हमको समझ नहीं आता ऑफ कोर्स, तो हमको अपने इनर पार्ट को सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ मैं जितनी बड़ी होते जा रही हूँ मेरे को समझ आते जा रहा है। तो फॉर श्योर मैं डाइट स्टार्ट करूँगी गाइज। आपकी कोई ऐसी ड्रीम जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, ऐसा कोई अचीवमेंट जो आप चाहते हो जिसको बहुत जल्दी पूरा करना, बट अभी स्टिल उसमें आप काम कर रहे हो? हाँ, बहुत सारे, लेकिन मैं उसको बता नहीं सकती। 1-2 चलेगा? नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं, मैंने सबने ऐसे बता के रखे हैं, सारे टूटे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मैं वो डिस्क्लोज हो। मैं अगर कुछ चीज़ अचीव करती हूँ या मुझे लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, मैं बिल्कुल अपने इंस्टा हैंडल से शेयर करके सभी को बताऊंगी। अच्छा। तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, सॉरी। दैट्स फाइन। और आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है? फर्स्ट मनी अर्न करना, या सेकेंडरी एक अच्छा लग्जरी लाइफ, या
और भी सेकेंडरी चीज़ें होता है ना, जैसे करियर लोग देखते हैं, नहीं मुझे करियर पे करना है, कोई बोलता है नहीं मुझे इस यूट्यूब को लेके आगे चलना है, तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी तो ये है सबसे पहले कि मुझे अपने घर वालों को देखना है, वो किस पे खुश है। मेरा तो है कि हाँ मुझे ये करना है, और मैं जो चाहूँगी वो ऑब्वियसली घर वाले करने देंगे, हाँ तुम ये करो, हम आपके साथ है करके। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, जो हमको पैदा किया है, जो हमको बचपन से रखा है, पाला है, उनको हम कितना लग्जरियस लाइफ दे रहे हैं, हम उनको बदले में क्या दे रहे हैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला प्रायोरिटी मेरा घर है कि अगर कुछ भी हुआ घर में तो सब कुछ भी काम रहे, सबसे पहले घर को देखना है। तो ये पहला प्रायोरिटी है। दूसरा प्रायोरिटी, सबके लाइफ में जो नीड होती है मनी, वो है, और मनी के लिए सब पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो है क्योंकि घर वालों को एक अच्छा लग्जरियस लाइफ देना है। आपके पेरेंट्स को कैसा लगा जब आपके मतलब इतने व्यूअर्स को देखे थे और आपको देखे थे कि इतने अच्छे प्लेटफॉर्म में आप आ गए हो, उनका रिएक्शन क्या था? वो बहुत प्राउड होते हैं, मतलब मम्मी कहीं ना कहीं जाती है, मतलब हर 2 दिन में कहीं जाती है, डी मार्ट चले गई या कहीं अपने फ्रेंड के रिलेटिव के यहाँ बैठने चली गई, तो वो वहाँ से एक ही बात लेके आती है, ये बताइए काजल की मम्मी, काजल को जानते हो ना? तो बोले हाँ काजल को जानती है, उसकी मम्मी है। तो यकीन नहीं कर रहे थे, मैं इतनी खुश हो गई, इतना तारीफ की तेरा। तो ये सब चीज़ें बहुत मम्मी पापा को बहुत, साथ ही साथ खुद को भी थोड़ा लगता है कि तो नहीं यार चलो कुछ तो जीवन में बहुत भगवान ने रास्ता खोल दिया, राइट? मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ मम्मी पापा खुश हो रहे हैं मेरे नाम से, चलो, तो ये प्राउड मोमेंट है मम्मी पापा के लिए। अच्छा, हाँ, आपको किस गॉड पे भरोसा है या नहीं है, और अगर है तो किस पे भरोसा है? कान्हा जी हो गए एक, दूसरे दुर्गा माता जी हो गए, क्योंकि जब नवरात्रि आता है तो मेरा सबसे मतलब बचपन से मेरा फेवरेट त्यौहार है नवरात्रि, और मैं गॉड से कुछ चीज़ मंगी थी, मतलब आज से 5-6 साल पहले, कि मैं 3 साल तक 9 दिन का फास्ट रखूँगी आपके लिए, और उसके बाद आपके ही शरण में गरबा के लिए आऊँगी करके। अच्छा। तो हाँ, तो उस टाइम हाँ मेरा कुछ मतलब मुझे ऐसा लगा था कि हाँ मेरे साथ चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तो मैं इसलिए दुर्गा माता जी को मानती हूँ। और कभी भी कुछ होता है ना तो नाम बस हे कृष्ण भगवान, हे कान्हा भगवान, ये निकल जाता है, और हमारे घर में सब राधे राधे जपते रहते हैं, तो मैं इन सब चीज़ों को थोड़ा तो बिलीव करती हूँ। मतलब बिलीव करने से खुद में पॉजिटिवनेस आता है कि हाँ भगवान है, कर देंगे, ये खुद में आ जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता है। और ऐसे हम नहीं मानते तो फिर मन में कुछ रहता ही नहीं, हम किसके सहारे करें। और आइडियली ना हम जब पूजा करते हैं या किसी को भी अपने, तो एक पॉजिटिव वाइब आती है। जैसे कि आप अगर कुछ नेगेटिव मूड से गुजर रहे हो तो आप हनुमान चालीसा सुन लो, कुछ राम भगवान के जो रामायण आरती वाला जो सॉन्ग है वो सुन लो। तो लेकिन मेरे घर में मेरे नाना जी बहुत ज़्यादा भगवान के लिए सेवा और ये सब मानते रहे हैं, तो बचपन से वो चीज़ मैं देखते भी आ रही हूँ। तो भजन करना, कीर्तन करना, ये सब चीज़ से हूँ मैं, बिलोंग करती हूँ घर से। इनफैक्ट ऐसा है, मतलब ये मैंने अपने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि जब भी हमें डर लगता है ना, वाकई हनुमान चालीसा जब हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा डर ख़त्म होता है, हमें सही सॉल्यूशन मिलता है। जी जी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो ये तो है। हर लड़की का एक अपना ड्रीम होता है और शादी का, तो आपका कुछ ऐसा ड्रीम है शादी का? देखो जैसे कि मैं पब्लिक फील्ड से बिलोंग करती हूँ, तो लोगों का है कि बहुत सारे लोग जैसे मेकअप आर्टिस्ट आते हैं कि हमको आपको ब्राइडल गेटअप में देखना है, या ज्वेलरी प्रमोशन, जब हम ज्वेलर शॉप का प्रमोशन करते हैं तो वो भी डिमांड करते हैं कि हमको ब्राइडल गेटअप पे प्रमोशन चाहिए। तो मैं उस चीज़ को मना कर देती हूँ कि नहीं, मैं ब्राइडल गेटअप नहीं ले सकती, क्योंकि मेरा एक है कि मैं दुल्हन बनूँ, एज अ ब्राइडल गेटअप में आऊँ, तो अपने शादी में आऊँ, उसके बाद आप 1000 बात बना लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं अभी तक अपने आप को एक ब्राइडल गेटअप मैं खुद नहीं देखी हूँ। तो एक शादी का एक ये भी है कि होगा तो तब देखेंगे हम मैं कैसी लगती हूँ दुल्हन गेटअप में। और काफ़ी लोग को पूछना ये होगा, आइडियली जब भी आप शादी करोगे, हाँ, आप कुछ एक आपका टर्म्स होगा ना कि बंदा ऐसा होना चाहिए, या ये मानसिकता रखना चाहिए, या इसका पर्सनैलिटी ऐसा होना चाहिए, तो ऑडियंस ज़रूर जानना चाहते हैं कि वो कैसा होना चाहिए। कैसे बोलूँ, सबसे पहले तो प्यार आता है,
क्योंकि आप अगर आपको किसी से प्यार है ना तो वो कुछ भी करो आप हमेशा साथ रहेगा। तो फर्स्ट मैटर तो प्यार ही आता है, लव इज वन। हाँ। तो सेकंड ये आता है कि आप कितना वैल्यू दे रहे हो, कितना इज्जत कर रहे हो, आप उनके बात पे कितना अमल हो। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है आज से लेके जब तक ज़िंदगी भर रहेंगे, तो वो चीज़ बहुत मैटर करता है। तो मेरे लिए हाँ, प्यार ऑफ कोर्स होना चाहिए, एक रिश्ते में केयर होनी चाहिए, एक रिश्ते में वैल्यू इज्जत होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ मैं देखती हूँ। आपकी एजुकेशन अबाउट टू कंप्लीट होने वाली होगी आई थिंक, और आपके कोई अच्छे फ्रेंड सर्कल जो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं या आपके साथ हर एक आपके स्टेप्स में, आपके कठिनाइयों में आपके साथ भी हो? मेरे फैंस बन के मेरे भाई भी बने हैं कुछ, और मेरे खुद भाई जो हैं वो एनी टाइम मेरे साथ रहते हैं। हालांकि उन्हें मैं आज लेके आई नहीं हूँ क्योंकि सब बिजी हैं और मेरा कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं। तो कहीं भी जाना रहता है, जैसे कि अभी मेरे भाइयों को पता नहीं है कि मैं यहाँ रायपुर आई हूँ। अभी जब उनको पता चलेगा कि मैं पॉडकास्ट में रहेगी तो वो आप मेरे को बोलेंगे अब यहाँ पे गए थे, हम लोग को क्यों नहीं बताया, हम लोग को क्यों नहीं लेके गए। मतलब वो हमेशा मेरे साथ रहना चाहते हैं। भाई प्रोटेक्टिव होते हैं। हाँ और भगवान की दया से मेरे भी इतने सारे भाई हैं ना कि ना तो मेरे को कोई फ्रेंड की ज़रूरत पड़ती है। मेरे मतलब एक्चुअली मैं ज़्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं है मेरे। आइडियली अच्छी बात है कि आपके भाई आपके दोस्त हैं। बस मतलब नाइट आउट करना है तो भाई, घर में कुछ पार्टी करनी है तो भाई, बस मेरे भाई और मेरे मामा के जो बच्चे बच्चियाँ हैं वो मेरे, और कोई ऐसे फ्रेंड सर्कल है नहीं है। लेकिन बातचीत बहुत कम है क्योंकि सब अपनी लाइफ में अब बिजी हो चुके हैं, तो बहुत कम होता है फ्रेंड से मिलना। मेरे पास कुछ आपके लिए रैपिड फायर क्वेश्चंस है जिसको आपको जल्दी से जल्दी ऑप्शंस चुनने होंगे। काफ़ी सिंपल है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले अपना टी पसंद करते हो या कॉफ़ी? कोई कुछ नहीं लेती मैं। दोनों नहीं? दोनों नहीं। दोनों नहीं, ओके। ब्रश करना। रेस्टोरेंट या स्ट्रीट फूड? स्ट्रीट फूड। ओके। फ्रेंडशिप और मनी? फ्रेंडशिप। भिलाई और रायपुर? भिलाई। बर्गर और पिज़्ज़ा? दोनों नहीं, लेकिन पिज़्ज़ा थोड़ा। या जिम या योगा? जिम। रोड ट्रिप और फ्लाइट ट्रिप? रोड ट्रिप। ग्रुप ट्रैवल और सोलो ट्रैवल? ग्रुप। ओके, रैपिड फायर कंप्लीट। पर मुझे एक और क्वेश्चन जानना है, आपका फेवरेट फूड हाँ क्या है? पानी पूरी। पानी पूरी। ऐसा जनरली खाना क्या? स्नैक्स में वही है, और दाल चावल मुझे हमेशा फेवरेट। काजल जी, अभी आप बता रहे थे कि आपके नाना काफ़ी भक्ति और भजन गाते थे, तो 2 लाइन हमको भी सुना दो। ठीक है। मेरे जो नाना ही हैं वो ही गाते थे, उन्हीं से सुना हुआ है, ऐसा गाई तो नहीं हूँ मैं। तो मैं एक भजन गाती हूँ। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन भरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। तो So nice. 2 लाइन मैंने गाया। अच्छा है, और जिसका गाया वो मेरे आइडियल है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मेरे हिसाब से मैं आपको हमेशा अप्रिशिएट करूँगी, काश आपका गाना भी आ जाता और अच्छा हो जाता। कोशिश करेंगे। ठीक है, मेरे पास कुछ वर्ड्स हैं बिकॉज आप छत्तीसगढ़ में हो और कुछ लोग चाहते हैं कि आप अच्छे से डायलॉग डिलीवरी करो छत्तीसगढ़ी पे। तो कुछ हिंदी डायलॉग्स हैं जिसे मैं चाहूँगा कि आप छत्तीसगढ़ी पे डायलॉग दो पाओ। तो पहला ये है कि जा किरण जा, जी ले अपनी जिंदगी। जा किरण ते जा, जी ले अपन जिंदगी जा। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। ये हाथ लमोला दे दे ठाकुर। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। बसंती ये कुकुर मन के सामने मत नाच बे। हाँ, ये टफ था। हाँ, ठीक।
एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। एक चुटकी सिंदूर की कीमत ते का जानबे रमेश बाबू। एंड द लास्ट, नाम तो सुना होगा काजल श्रीवास। नाम तो सुने ही होगे, काजल श्रीवास। आप गॉड पे मानते हो? तो नेगेटिव एनर्जीज कभी ऐसा हुआ है कि आप फेस करे होगे कभी लाइफ में, कुछ नेगेटिविटी देखे होगे और उस समय शायद आपके गॉड आपको कहीं ना कहीं से जब आप याद करे होगे तो वो नेगेटिविटी हट गया होगा। कभी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है? बहुत बार हुआ है। अभी तो मेरे नाना फिलहाल नहीं है, लेकिन नाना जी का तबीयत ना बहुत टाइम से ख़राब चलता था। तो कभी भी वो एडमिट हो जाते थे तो बस एक ही चीज़ याद आता था कि भगवान भगवान बचा लो नाना को, बचा लो नाना को, बस नाना को से। तो नाना घर आ जाते थे, एडमिट होते थे, घर आ जाते थे। लेकिन ठीक है, कब तक, अब शरीर साथ भी तो नहीं देता। तो एक ना एक दिन तो सबको जाना रहता है। तो कहीं ना कहीं से लेकिन मैं बहुत मानती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं भगवान को नहीं मानती, ऐसा नहीं, हमेशा से मेरे बहुत रिस्पेक्ट है भगवान। और आपकी बातों से काफ़ी अच्छा झलकता है कि आप अपने नाना नानी से बहुत क्लोज हाँ, क्योंकि बचपन से उन्होंने ही मुझे रखा है। अच्छा। उन्होंने ही मुझे पढ़ाया है और अभी बड़ा किया है। अभी तो मैं रिसेंट 4 साल से मम्मी पापा के साथ हूँ, लेकिन उससे पहले 10 महीने जब मैं छोटी थी, 10 मंथ की, तब से लेके 2021 तक मैं अपने नाना नानी के साथ ही रही हूँ। इंस्टाग्राम में आपका ब्लूटिक है और आई थिंक छत्तीसगढ़ पे काफ़ी कम लोग उस समय थे जिनके पास ब्लूटिक था। तो मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ, कितना ही मुश्किल आया होगा या आप किस प्रकार से इस चीज़ों को अचीव कर पाए थे? देखिए, आप बोले ना कि मैं भगवान को मानती हूँ कि नहीं मानती हूँ, इसका एक रीज़न आपको मैं बताती हूँ मैं और क्यों मानती हूँ। अच्छा हो गया आपने ये पूछ लिया। तो क्या हुआ था, पिछले साल मतलब 2 साल पहले मुझे मतलब काल सर्प दोष था मुझे। तो मेरा बहुत सारा काम ना पेंडिंग हो जाता था। तो मेरे को बोले कि काल सर्प दोष को तुड़वाना पड़ेगा करके। तो कहाँ तुड़वाएं, तो नासिक जाना पड़ेगा करके। तो मैं जैसे ही पता चला हम लोग चले गए नासिक, त्र्यंबकेश्वर भगवान। हाँ जी, वहाँ पे मैंने अभिषेक किया और जो भी विधि विधान से पूजा होता है पूरे 2-3 घंटे तक लगातार पूजा हुआ। लगातार मतलब इतना टाइम तक हुआ, मंत्र जाप हुआ कि मेरे हाथ पूरे मतलब दर्द से पेन हो गया था, बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। तो वो मैं पूजा करके आई हूँ और तीसरे चौथे दिन मुझे एक इंस्टाग्राम के ऑफिशियल हैंडल से मेल आता है कि कंग्रेट्स, यू आर सिलेक्टेड ऑन मतलब क्रिएटर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से ना एक क्रिएटर प्रोग्राम हुआ था जिसमें मैं सिलेक्ट हुई थी। तो वो मुझे ईमेल आया था। तो वो ईमेल आया था ना, तो उन्होंने हमको एक दिन का कोर्स दिया, सिखाया कि कैसे इंस्टाग्राम को यूज़ करना है, क्या करना है करके। वो चीज़ हुआ, उसके बाद मेरा अकाउंट वेरीफाई हो गया। तो इस वेरिफिकेशन से मैं शायद मेरे जानते में मैं फर्स्ट फीमेल हूँ जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम के हैंडल से वेरीफाइड हुई हूँ। आज तो बहुत आसान है, बट उस समय ब्लूटिक लेना है वन ऑफ द बिगेस्ट टास्क। ये तो 1.5 साल पहले ही मैं, जो अभी आया है ना ये 699 रुपीज़ में वेरिफिकेशन वाला, उसके 1.5 साल पहले से मैं इंस्टाग्राम से ऑफिशियल वेरीफाइड हूँ। तो ये भी एक है कि मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। मैं नासिक गई, शिरडी गई, शनि मंदिर गई, तीनों एक साथ पूजा करके दर्शन करके आई हूँ। और मेरे साथ फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बाद ही मेरा 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए कुछ दिनों में। तो आप एस्ट्रोलॉजी को भी मानते हो? हाँ, आज तक वो किया नहीं है, लेकिन मैं लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस जरूर करना चाहूँगी। अच्छा जी। क्योंकि जब हम काल सर्प दोष का बात करते हैं ना, तो मेरे हिसाब से इंडिया में 2 ही जगह है जो कटता है, एक है नासिक, दूसरा महाकालेश्वर उज्जैन। हाँ, उज्जैन। आई थिंक तीसरा भी है, एक साउथ में है मल्लिकार्जुन करके। मुझे उतना नॉलेज नहीं, बट वो 3 ही जगह है जहाँ ये चीजें कटती है। पर देखो कि आप उस पे गए और आपका पूजा खत्म और आपका कितना लाइफ में इफेक्ट आ गया, मतलब सारे रुके काम हो गए सच। आपकी कोई बीटीएस मेमोरी जब आप रील्स शूट करते हो, कुछ शूट्स में आपका जो शूटिंग्स होता है तो उसमें कुछ बैक एंड मेमोरी आपका कुछ यादगार जो आप कभी भूल नहीं पाते? ऐसा तो बहुत सारी चीज़ हैं, याद भी नहीं आ रहा। लेकिन मेरे साथ क्या है ना, मेरे सारे भाई लोग जाते हैं, मतलब 3-4 तो हमेशा रहते हैं। तो
वो ऐसा नहीं रहता कि हम कुछ काम करने जा रहे हैं, शूट करने जा रहे हैं, वो इतना इंजॉयमेंट करते हैं ना। मतलब मेरा यहाँ रील शूट हो रहा है, कैमरा वाला भाई कैमरा चला रहा है, बाकी ये लोग मतलब मुझे शूट करने नहीं देते, मतलब वो ही लोग बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, तो समझ ही नहीं आता ऐसा। और इंसिडेंट तो बहुत सारा है लेकिन अभी याद नहीं आ रहा मेरे को एक्चुअल में। आपके बचपन की कोई ऐसी यादें जिसे आप वापस जीना चाहोगे, वापस रिक्रिएट करना चाहोगे, अगर आपके पास पावर होता कि उस पल को फिर से तू ले आ, तो आपकी कोई ऐसी यादें बचपन की जो आपको मतलब बहुत ही पावर देता है अंदर से, आपके व्हील पावर को बढ़ाता है, कुछ ऐसे पल जो आप भूल नहीं पाते? ऐसे तो बहुत सारे हैं, छोटे छोटे चीज़ें हैं, लेकिन कि मैं बचपन में ऐसे चल रही हूँ, मतलब मेरे को मेरे नाना जी पढ़ाते थे, वो मेरे को चटाई बिछा के नीचे बैठा के वो पढ़ाते थे, वो चीज़ मुझे याद है थोड़ी सी। और मैं जब नर्सरी में रही होंगी तो मैं वो रिकॉल करती हूँ कि हाँ मैं वहाँ से जा रही थी करके, मतलब इतना ज़्यादा याद नहीं है, वो बहुत बचपन में चली गई हूँ मैं भी, तो वो चीज़ें याद है। दूसरा मैं एनसीसी में भी थी। अच्छा। एनसीसी में मैं क्लास 7-8 में थी, 9th में थी, तो मैं 10-10 दिन का कैंप जाती थी, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा मेरे को अप्रिशिएशन मिलता था। तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है मेरे को बचपन की। लाइफ स्कूल की कुछ ऐसी शैतानी जो आज भी आपको याद है करते हुए? है ना? क्या होता था बचपन में, मतलब स्कूल में जब छुट्टी हो जाता था या क्लास ओवर हो जाती थी तो हम सब निकलते थे स्कूल से घर जाने के लिए। तो जब हमारे स्कूल में एक डिसिप्लिन रहता है कि अब सभी स्कूल में रहता है कि क्लास से आप निकल रहे हो, छुट्टी हो गया, क्लास से निकल रहे हो तो लाइन वाइज जाना है, एक के पीछे एक लाइन लगा के। तो मैं हमेशा अक्सर ये शरारत करती थी, जाते थे जोर जोर से, अचानक से रुक जाती थी तो मेरे पीछे वाले सारे गिर जाते थे। अच्छा। तो ऐसा मैं हर 2 दिन बाद करती थी और हर अलग अलग लोगों के साथ। हाँ। तो वो शरारत मुझे अभी भी याद आता है कि मैं कैसे लोगों को गिराती थी और लोग फिर मेरे फ्रेंड बोलते थे तेरे पीछे कोई नहीं खड़े होंगे, अब तू अकेले जाएगी। तो ये सब शरारतें याद है मुझे थोड़ी थोड़ी। कभी याद आता है कि मतलब ऐसा जो भी हम शरारत करे रहते हैं तो वो फ्रेंड्स जो आपके आसपास थे वो लोग आज आपको याद करते होंगे, मतलब उनसे कनेक्शन है आज भी? हाँ, काफ़ी लोगों से है। स्कूल वालों से तो बहुत कम है क्योंकि जब हम स्कूल में थे तब फ़ोन वगैरह उतना था नहीं। हाँ। तो कोई स्कूल में फ़ोन वोन था ही नहीं। जब हम कॉलेज आए तब फ़ोन वाला कल्चर ज़्यादा स्टार्ट हुआ है। अब तो हर क्लास 8-9 के बच्चों के हाथ में फ़ोन है, लेकिन हम जब 12th में थे तब भी हाथ में ऐसा फ़ोन नहीं था। घर पे था लेकिन अलाउड नहीं था स्कूल वगैरह कहीं भी। तो उतने ज़्यादा नहीं है लेकिन कुछ लोगों से जो और जिससे है वो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। अच्छा काजल जी, क्या ये सच है कि लड़कियों को फेम बहुत जल्दी मिलता है एज कम्पेयर टू बॉयज़? नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि एक लड़की भी उतना ही मेहनत करती है। देखो मैंने ऐसे बहुत सारी लड़कियों को देखा है जिसके पास भर भर के टैलेंट है, लेकिन आज भी उनको एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो, चाहे वो आर्ट मतलब पेंटिंग, ड्राइंग, आर्टिस्टिक फील्ड में हो या फिर एक्टिंग के फील्ड में हो या डांस। तो बहुत सारी ऐसी लड़की बहुत अच्छा डांस करती है, बहुत अच्छा, बट उनको वो सही ऑडियंस नहीं मिल पाता है। तो ऐसा नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक बहाना है, एक सेटिस्फैक्शन है खुद को देने के लिए कि आप कुछ नहीं कर पाए हो खुद, तो एक बहाना ढूंढ रहे हो कि हम क्यों नहीं कर पाए, लड़कियों को मिल गया इसलिए हम नहीं कर पाए। ये मेरे ख्याल से एक बहाना है। देखो क्योंकि देखो सलमान खान को सब जानते हैं, सलमान खान मतलब जब आपने शुरुआती दौर में रहे होंगे तो जिन हीरोइन के साथ काम किए होंगे, सलमान खान अभी भी काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन क्या वो सभी हीरोइन काम कर रही है जो सलमान सर के साथ जो इनिशियल टाइम में की होंगी? आप हर किसी को नहीं देखते होंगे। तो इससे क्या समझ आ रहा है आपको कि एक बॉय ग्रो किया है। और काफ़ी मैं देखा हूँ, काफ़ी बॉयज़ हैं जो अच्छा खासा कमा रहे हैं यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म पे, फिल्म इंडस्ट्री पे सारे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज ही कमा रही है। हाँ, तो और अगर वो कमाती होती सिर्फ फेम ही, मतलब एज अ लेडी सब कुछ होता तो सभी के पास होता ना, मतलब। हाँ, वही चीज़ बोलना चाह रही हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा होता कि लड़कियों को ज़्यादा फेम मिलता है तो आज की डेट में हर लड़कियाँ फेमस होती, हर लड़कियाँ, मैं ये वो सब जितने भी बैठे हैं यहाँ जो देख रही हैं सब फेमस होती। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे ख्याल से, ये सिर्फ एक बहाना है। अगर आपके पास टैलेंट है तो वो कहीं नहीं जाएगा, आपको एक ना एक दिन वो प्लेटफॉर्म मिलेगा। टैलेंट और डेडिकेशन बहुत ज़रूरी, डेडिकेशन, पेशेंस लेवल भी जी, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच काजल जी दैट यू came to in our podcast show, or we really thank to you because
काफी हमारे फैंस, हमारे फॉलोअर्स आपको देखना चाहते थे हमारे पॉडकास्ट में, थैंक यू जिनका शायद पूरा सपना उनका हुआ है कि आज आप हमारे बीच हो। सो थैंक यू सो मच। द डीके शो में आपने मुझे इनवाइट किया, जिसके लिए मैं आप सभी को, पूरे टीम मेंबर को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।